आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वार्ता के विषय में। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिए कि वार्ता से आप क्या समझते हैं, वार्ता का वर्णन करें, तो ध्यान रखिएगा इसमें वार्ता का अर्थ स्पष्ट करते हुए आप लोग को कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य को लेकर के अपनी बात रखनी होगी। देखिए, प्राचीन काल में समाज का जो उत्कर्ष है वो मनुष्य की आर्थिक जीवन की संपन्नता, समुन्नति और सुख सुविधा पर निर्भर करता है। सुन लीजिएगा फिर से। प्राचीन काल में समाज की उत्कर्ष मनुष्य के आर्थिक जीवन की संपन्नता, समुन्नति और सुख सुविधा पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य का आर्थिक जीवन संपन्न है और सुख सुविधा से युक्त है तो समाज क्या होता है? विकसित होता है या समाज का उत्कर्ष होता है। व्यक्ति का भौतिक और लौकिक सुख उसके जीवन के आर्थिक विकास से प्रभावित होता रहा है। अर्थात जैसा मनुष्य की संपन्नता होगी या जैसा उसका आर्थिक जीवन होगा, उससे व्यक्ति के भौतिक यानी सांसारिक सुख की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सांसारिक सुख भी क्या है? प्रभावित होता है। यह सही है कि समय समय पर मनुष्य के आर्थिक कार्यक्रम उसकी आवश्यकता के अनुरूप जो है घटते और बढ़ते रहते हैं और कभी कभी बदलते भी रहते हैं, किंतु आर्थिक जीवन का मूल आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार रहा है, जिन्हें भारतीय शास्त्रकारों ने वार्ता के अंतर्गत विवेचित किया है। आज भी विश्व का समाज इन्हीं आर्थिक आधारों पर टिका हुआ है। यद्यपि निश्चित स्थितियों के अंतर्गत या ठीक है कृषक यानी किसान और औद्योगिक वर्ग के सदस्यों के द्वारा एक निश्चित योजना की अपेक्षा की जाती रही है, फिर भी यह सत्य है कि समय के साथ इन योजनाओं में परिवर्तन होते रहे, संशोधन होते रहे। तो इस प्रकार से देखें तो जो वार्ता है वो समाज को समृद्ध बनाने और स्वस्थ बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती रही है। अगर हम बात करें वार्ता के अर्थ और महत्व को लेकर के, तो प्राचीन काल में अर्थ अथवा धन के उपार्जन से संबंधित कार्य विषय के लिए वार्ता शब्द का व्यवहार किया जाता था। फिर से सुनिएगा, प्राचीन काल में अर्थ या धन के उपार्जन, उपार्जन समझते हो ना, अर्जन से जुड़ा है ना उपार्जन, तो अर्थ और धन के प्राप्ति से संबंधित कार्य विषय के लिए वार्ता शब्द का व्यवहार किया जाता था। अतः वार्ता शब्द मनुष्य के आर्थिक जीवन के क्रियाकलापों से संबंधित था, ठीक है ना। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अर्थ और धन के उपार्जन से संबंधित कार्य विषय के लिए वार्ता शब्द का व्यवहार किया जाता था। अतः वार्ता शब्द मनुष्य के आर्थिक जीवन के कार्यकलापों से संबंधित था। वार्ता की व्याख्या कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से की गई है। कौटिल्य ने वार्ता की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य वार्ता के विषय थे और धान्य, पशु, स्वर्ण, कुप्य माने वन और विष्टि जैसे वार्ता के साधन से राजा अपने कोष और सेना को बलशाली करके शत्रु को अपने अधीन कर लेता था। फिर से सुनिएगा, वार्ता की व्याख्या कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से की गई है। और कौटिल्य ने वार्ता के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा कि कृषि, पशुपालन, वाणिज्य वार्ता के विषय थे। धान्य, पशु, स्वर्ण, कुप्य माने वन, विष्टि जैसे वार्ता के साधन से राजा अपने कोष यानी खजाने को और सेना को बलशाली करके शत्रु को अपने अधीन कर लेता था। इसीलिए ऐसा स्वीकार किया जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्ता शब्द की स्पष्ट व्याख्या सर्वप्रथम प्राप्त होती है। महाभारत में यह उल्लेखित है कि वार्ता से संसार को पोषण होता था, इसीलिए वह लोक का मूल था। इसे हमेशा धारण करना चाहिए, ठीक है ना भाई।
कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य, इसी से क्या होता है, संसार का पोषण होता था और यही संसार का मूल है, इसे हमेशा धारण करना चाहिए। मनु ने भी वार्ता के महत्व को स्वीकार किया है और व्यवहारिक लोक ज्ञान के लिए, व्यवहारिक और लोक ज्ञान के लिए, संसार के ज्ञान के लिए वार्ता को अनिवार्य माना था। जितने भी कोटेशन है रट लीजिएगा। कौटिल्य ने राजा के लिए वार्ता का अध्ययन करना अनिवार्य माना है, क्योंकि एक राजा को राज्य संचालन के लिए कृषि, पशुपालन और उद्योग व्यापार को या वाणिज्य को अच्छी तरह से समझ रखना चाहिए। बिना उसके अच्छे तरीके से समझ के कोई भी शासक सही प्रकार से शासन का संचालन नहीं कर सकता है। कोशकार अमर सिंह ने वार्ता को जीविका के पर्यायवाची के रूप में स्वीकार किया है। रामायण में तो इस लोक में सुख प्राप्ति का साधन माना गया है। राम जब भरत से मिले तब उन्होंने वार्ता में संलग्न कृषि, गोरक्ष जीवी जन समुदायों की कुशलता पूछी थी। वार्ता की प्रतिष्ठापना के विषय में मत्स्य पुराण में कहा गया कि जब द्वापर बोधित युग भेद के साथ मति भेद उत्पन्न हुआ तब मनसा, कर्मणा और वाचा कठिनता से यानी कि कृच्छतापूर्वक वार्ता की व्यवस्था की गई। वस्तुतः वार्ता शब्द वृत्ति से निकला है, जो व्यवसाय और उसके निमित्त किए जाने वाले कार्य से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार बीजों को उत्पन्न करने के लिए वार्ता की नियोजना की गई है। विष्णु पुराण में इसे एक विद्या मान करके कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को इसमें समाविष्ट किया गया है। 12वीं सदी के लेखक हेमचंद्र ने भी वार्ता को वृत्ति से संबंधित माना है, यानी आजीविका से। अतः स्पष्ट है वार्ता का संबंध वृत्ति से था तथा वृत्ति के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का समावेश प्राप्त होता है। निश्चय ही आर्थिक जीवन के विकास क्रम में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य जैसे वृत्तियों का योग था और व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के उत्थान में इसका उल्लेखनीय महत्व था। अब वार्ता के विषय, पहली हेडिंग जाएगी कृषि। ठीक है, चलिए हम एक एक करके बात करेंगे कृषि के बारे में। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में देखा जाए तो नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ और मनुष्य ने कृषि के द्वारा जो अधिशेष उत्पादन प्राप्त किया वह कालांतर में वस्तु विनिमय का साधन बन गई और कृषि के विकास की वजह से मनुष्य ने अस्थायी जीवन को प्राप्त किया। कृषि के विकास के साथ साथ ही उससे जुड़े साधनों का भी विकास हुआ, जैसे घरेलू औजार, खेती के औजार, पहिए का आविष्कार, पालतू पशुओं का बनना इत्यादि। ये कृषि से जुड़ा हुआ संबंधित विषय था। हमें कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में लहुरा देवा से प्राप्त होता है और यहाँ से चावल के भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मेहरगढ़ से भी हमें बस्ती और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से जौ और गेहूं का प्रमाण मिलता है। कोल्डिहवा यह भी एक अन्य नवपाषाणकालीन स्थल था, जहाँ से हमें कृषि के चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा काल में कृषि के विकास के साथ साथ नए नए नगरों का उदय हुआ। फसलों के लिए सिंचाई के प्रबंध के साथ साथ उनको सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार की व्यवस्था प्राप्त होती है, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त होती है। समय के साथ यदि हम देखें तो यदि हम बात करें वैदिक काल की, तो इस काल में जौ, गेहूं, तिलहन, चावल जिसको व्रीहि कहते थे, ठीक है, जो भी आपके मटर हैं, जो फलियां हैं, साग सब्जी हैं, इन सब के उत्पादन की बात कही गई है और इन वस्तुओं का खेती होती थी। इसके लिए हल का प्रयोग हुआ और पहली बार देखा जाए तो हल का प्रमाण अतरंजी खेड़ा जखेड़ा से मिलता है, जो कि PGW कल्चर से संबंधित है, यानी वैदिक काल के अंतिम चरण से संबंधित माना गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कृषि में हल के द्वारा खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं।
ऐसा नहीं है कि हड़प्पा काल में खेती किए जाने के लिए हल का प्रमाण नहीं मिलता है। असल में देखा जाए तो बनावली से हल का प्रमाण मिलता है, साथ में कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। कहते हैं कि जब लौह काल आया तो लोहे के प्रयोग के द्वारा बड़े पैमाने पे जंगलों को काट करके खेती योग्य जमीन बनाई गई। जो बंजर जमीन थी राजाओं के द्वारा लगान मुक्त रूप में दी जाती थी, जिसे भूमि छिद्र न्याय कहते थे। तो जिसे वो मिलता था वही वह उसका अधिकारी था। तो इसमें क्या हुआ कि राजाओं के द्वारा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाने लगा, जंगलों को काट करके खेती योग्य बनाया जाने लगा, और मंदिरों को, मठों को बड़े पैमाने पे अनुदान दिए गए, भूमि दान दिए गए, ताकि लोग वहाँ पर बस सकें, उनको आबाद किया जा सके। खेती के विस्तार के साथ साथ अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भू राजस्व मिलने लगा, जो बड़ी सेना के रखरखाव और राजा के कोष के वृद्धि में सहायक बना। जैसे जैसे खेती के साधनों का विकास हुआ वैसे वैसे व्यापार और वाणिज्य में प्रगति हुई। और द्वितीय नगरीकरण के साथ साथ अगर हम मौर्य काल में देखें तो बड़े पैमाने पर इन कृषि से उत्पन्न अन्न का वस्तु विनिमय के रूप में प्रयोग मिलने लगा, और साथ ही साथ इसका वाणिज्य व्यापार में योगदान दिखाई देने लगा। कुषाण काल तक तो आते आते भारत, रोम और चीन में बड़े पैमाने पर कृषि से संबंधित अन्न का निर्यात किया जाता था। जैसे यवन प्रिया, काली मिर्च का, मसालों का व्यापार, अन्न का व्यापार बड़े पैमाने पर भारत से रोम की ओर, चीन की ओर किया जाता था। तो इस प्रकार से देखें तो गुप्त काल तक आते आते हमें कृषि से संबंधित बहुत सारा विकास दिखाई पड़ता है, जिससे जो भू राजस्व मिलता था वह राजा की समृद्धि का कारण बना। और जैसे जैसे इस पर बाहरी दबाव या आक्रमणकारियों का प्रभाव पड़ता गया, यहाँ तक कि भूमि निर्धारण की संख्या बढ़ती गई, तो भू राजस्व भी कम होता गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि के विकास से राजाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी और कृषि के अवनति के साथ भारत में राजवंशों का पतन भी सुनिश्चित हुआ। अब बात करेंगे पशुपालन की। जैसा कि हम जानते हैं कि पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें मेसोलिथिक पीरियड से मिलता है, और जो सबसे पहला जो पशु है वो था कुत्ता, जिसे पाला गया। समय के साथ भेड़, बकरी, गाय को, जो दुधारू पशुएं थे, उनको पाला गया ताकि अकाल के समय में या फिर भोजन के लिए उनका प्रयोग किया जाने लगा। समय के साथ साथ जहां एक और दुधारू पशुओं का संरक्षण किया जा रहा था, वहीं सूअर, बकरा, हाथी इत्यादि कई जानवरों का शिकार करके उनका मांस भक्षण किया जाता था। तो पशुपालन के साथ मनुष्य का जीवन इस रूप में था कि एक तरफ तो पशुपालन के द्वारा वह मांस प्राप्त करता था, दूसरी तरफ खाल के द्वारा उसकी चमड़ी से खाल बना करके ठंडी से बचने के लिए वस्त्र तैयार करता था। तीसरी बात, कुछ मवेशी जैसे कुत्तों के द्वारा वह अपने आसपास के कबीले की सुरक्षा करता था। चौथा, उनको उससे क्या मिलता था? दूध मिलता था, जिससे वो पोषण प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त बैल का प्रयोग खेती के लिए, भैंसे का प्रयोग खेती के लिए करता था, जबकि घोड़े का प्रयोग वह और बैल का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में करता था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पशुपालन का महत्व मुख्य रूप से मनुष्य के आजीविका के साथ जुड़ा हुआ था। समय के साथ देखा जाए तो हड़प्पा काल में हमें बैलगाड़ी, हल के निशान, ठीक है, खेती से लेकर के यातायात के साधनों में इनके पशुओं के प्रयोग की जानकारी मिलती है। बड़े पैमाने पर मुहरों पर चित्र, भित्ति चित्रों पर इसका अंकन प्राप्त होता है।
यदि वैदिक काल में देखें तो गोधन, पशुधन की बात की गई है। जहाँ आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, वहीं गोधन और बैलों के सुरक्षा के लिए बड़े विशेष प्रबंध किए गए थे। यहाँ तक कि गाय को अवधनीय कहा गया है, बकरी और भेड़ का वध नहीं करने की बात कही गई है। वहीं बात करें बैल की, तो वहाँ पर हम देखते हैं पशुपति के रूप में पूजा की जाती थी। आज भी देखते हैं जब खेतों में जब पशुओं को ले जाता था तो उनकी विधिवत पूजा की जाती थी। आज भी भगवान शिव के वाहन के रूप में नंदी बैल की पूजा की जाती है। तो यह बैल जो है सामर्थ्य का प्रतीक था, पुरुषार्थ का प्रतीक था और खेती के लिए बड़ा ही लाभप्रद था। यहाँ तक कि यातायात में, काफिला ले जाने में, कारवां में व्यापारियों का यह सबसे बड़ा प्रिय मित्र था। तो बैल के द्वारा लोग बैलगाड़ी के द्वारा, घोड़ा गाड़ी के द्वारा, हाथियों के द्वारा यातायात का कार्य करते थे और कभी कभी तो इनके द्वारा धन की भी इन्हें प्राप्ति होती थी। कहते हैं कि महाजनपद काल में कंबोज का जो क्षेत्र था वो घोड़ों, उच्च नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार से देखिए, जो ये पशुधन है ये कालांतर में युद्ध से लेकर के कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। इसीलिए यह जो पशुधन है यह वार्ता के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो न केवल कृषि से आजीविका मिल रही थी, बल्कि पशुओं से भी क्या मिल रही थी, मनुष्य को आजीविका प्राप्त हो रही थी। अब अगला है वाणिज्य। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, उससे जुड़े हुए कृषि उपकरण, हथियारों, कृषि से बनने वाले उत्पाद, वस्त्र उद्योग, ठीक है, इन सब का प्रयोग आयात निर्यात के लिए होता रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि नियोलिथिक पीरियड से ही उपकरणों के निर्माण में तेजी आई और हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में मृद मूर्तियाँ, खिलौने, धातु के अवशेष, शिल्पकारी, मृदभांड, ये वो विषय थे जो उद्योग को बढ़ावा दे रहे थे। मनके बनाने का कारखाना, चूड़ी बनाने का कारखाना, लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो इत्यादि से प्राप्त होते हैं। हम पाते हैं कि उद्योग और व्यापार के लिए अगर हम देखें तो हड़प्पा में गोदीबाड़ा का सच मिलता है, जो मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ होने वाले व्यापारिक परिणामों की देन माना जाता है। क्योंकि हमें वहाँ पर हड़प्पा काल के जो मृदभांड हैं, जो मुहरे हैं, वो मेसोपोटामिया के निप्पुर, लगस, कीथ से प्राप्त होते हैं। यदि बात करें वैदिक काल में, तो जो वैदिक कालीन जो पड़ी होते थे वो दूर देशों में जाकर के अपने सामानों की बिक्री करते थे। और महाजनपद काल तक आते आते हम देखते हैं इसके लिए श्रेणी संगठन बन गए थे और श्रेणियों के जो मुखिया होते थे वो उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करते थे और दूर देश को जाने वाले सार्थवाह जो होते थे, ठीक है ना, सार्थ होते थे, उनका प्रमुख सार्थवाह कहलाता था। वो व्यापारिक मार्गों के द्वारा, जल मार्ग, स्थल मार्गों के द्वारा सुदूर देश की यात्रा करते हुए, ठीक है ना, वस्तुओं का क्या करता था, आयात निर्यात में प्रभावी भूमिका निभाते थे। तो भारत की समृद्धि में उद्योग का भी अपना एक विशेष महत्व था। तो बड़े पैमाने पर भारतीय उत्पाद बाहर की ओर ले जाए जाते थे और बाहर की वस्तु यहाँ आते थे और इसमें उद्योग और व्यापार वाणिज्य का विशेष योगदान था। तो इस प्रकार से देखें, अब निष्कर्ष दीजिएगा, इस प्रकार से देखें तो कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य प्राचीन भारत के लोगों के आजीविका के स्रोत थे। जब जब एक अस्थायी और एकीकृत राजनीति की शुरुआत हुई तो मौर्य और गुप्त काल में बड़े पैमाने पर, मौर्य काल से गुप्त काल के बीच में बड़े पैमाने पर राजवंशों का और भारत देश की समृद्धि बढ़ी। लेकिन जैसे ही आजीविका के साधनों में बाह्य हस्तक्षेप हुआ, तब से क्या हुआ, भारत की समृद्धि भी अवनति को प्राप्त हुई। तो कहीं न कहीं मनुष्य की समृद्धि में वार्ता का विशेष योगदान दिखाई देता है। धन्यवाद।